Hello everyone, how are you all? Yeah, now we are going to discuss our chapter number 11 sound. हमने जो previously discuss कर लिया था इसके अंदर हमने propagation of sound discuss कर लिया था कि what is the propagation of sound, प्रोपोगेट साउंड किस तरह से प्रोपोगेट करती है ये हमने डिस्कस कर लिया था और प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से वो प्रोपोगेट करती है। उसके बाद हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह वो एयर के अंदर प्रोपोगेट करती है। उसके बाद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किस तरह से एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाला वो जनरेट करते हैं। तो कोई भी एक अगर ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो ये हमारा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड वेव किस तरीके से यहाँ पर कि अगर हम उनको कहे कि यहाँ पे क्रस्ट रॉड की किस तरीके से क्या क्रस्ट है, क्या कंप्रेशन है, क्या रेयर फ्रैक्शन है, दिस इज एरिया इज नोन एज द क्रिस्ट। ठीक है, जो अपर एरिया होता है ये वाला जो जो अगर अब साउंड वेव अगर जनरेट हो रही है इस तरीके से तो ये वाला जो मैक्सिमम वाला रीजन होता है दिस इज नोन एज द क्रिस्ट। और ये जो लोअर वाला रीजन होता है ये हमारी मिड लाइन है। मिड लाइन से ये जो नीचे लोअर वाला रीजन होता है दिस इज नोन एज द फ्रॉम। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर ये आपके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज नोन एज द वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है इसको हम किससे मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं वेव लेंथ से। ठीक है, और वेवलेंथ को हम किससे लिख रहे हैं? लैम्डा से। ठीक है, यहाँ तक का हमने कल डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव? कि साउंड वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसे हम कहते हैं साउंड वेव में। When sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillate between a maximum value and a minimum value। कि जब जैसे यहाँ पर कोई साउंड वेव जनरेट हो रही है तो वो साउंड वेव क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंदर ही क्या करती रहती है? जनरेट करती है। एक मैक्सिमम पीक आ गई एक इसकी और एक मिनिमम पीक आ गई। तो यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव जो प्रोपोगेट कर रही है मीडियम के अंदर, तो बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम value, the change in the density of the medium from maximum value to the minimum value and again to the maximum value is one oscillation। कि वन ऑसिलेशन के अंदर मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से वापस मैक्सिमम तक जा रही है तो वो उसकी क्या हुई? वन ऑसिलेशन के अंदर वो कितना मैक्सिमम से मिनिमम जा रही है, मिनिमम से वापस मैक्सिमम आ रही है। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। कि उसकी हम उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। की यहाँ पर देखो ये इस तरीके से क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये क्या हुई इसकी फ्रीक्वेंसी की एक उसके अंदर कि ये कितना इसके अंदर अगर हम यू देखें ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? कम है। और अगर नीचे वाले साउंड वेव को देखें तो एक इस तरह से आपका क्रिस्ट बन रहा है, दूसरा क्रिस्ट बन रहा है और यहाँ पर फिर एक और क्रिस्ट बन रहा है। तो इन सब के बीच में जो एक इस वाले में और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी ज्यादा है? ठीक है, और यहाँ पर आपके इसमें कितनी डिस्टेंस, अगर हम एक यहाँ से और एक इस पॉइंट की बात करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पर कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये कैसी है? वेवलेंथ तो है शॉर्ट। वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। और यहाँ पर वेवलेंथ तो क्या है? ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। यहाँ पर देखो केवल 1 2 3 टाइम एक क्रिस्प बने, यहाँ पर 1 2 3 कितने सारे
हाई मैक्सिमम रेंज बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हाई है, ज्यादा रहेगी फ्रीक्वेंसी, और साउंड वेव भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी यहाँ पर आप मान लो अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, कम है, और आपकी जो साउंड वेव साउंड रहेगा वो भी कैसा रहेगा, लो साउंड रहेगा। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड wave. Okay, what is the definition? The number of oscillation per unit time period is called the frequency of the sound wave. It is represented by the symbol V. किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, V, और the SI unit is hertz. SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट क्या होगी इसकी, hertz. Now this is the time period of साउंड वेव, कि अब हमने फ्रीक्वेंसी देख ली साउंड वेव की। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ साउंड, कि साउंड वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, साउंड वेव के अंदर हम टाइम पीरियड को कैसे मेजर करते हैं। द टाइम टेकन फॉर द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम फ्रॉम अ maximum value to a minimum value and again to the maximum value is the time period of the sound wave. या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं the time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called time period of the sound wave. कि मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से वापस मैक्सिमम, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा है, दिस इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर टी से। और ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, कि यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, v, और टाइम को हम क्या लिखते हैं, t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, t इक्वल्स टू 1/v, t इक्वल्स टू 1/v, और या फिर हमें v फाइंड आउट करना है तो v इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर आप देखो, ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है और ये आपकी कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी वेव है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको कितना टाइम लगा वो हम मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को इसको कितना टाइम लगा वो हम मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is the amplitude of the sound wave. किस amplitude क्या होता है, कि ये जो हमारी मेन लाइन है, ठीक है, मेन एक्सिस है, यहाँ पर ये कौन सा है हमारा, हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कि इस तरह से अगर ये जो डिस्टेंस हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी है, मैक्सिमम वैल्यू और मेन लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है। तो यहाँ पे मेन एक्सिस और जो हाई मैक्सिमम वैल्यू है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड से। द एम्पलीट्यूड ऑन साउंड वेव इज द हाईएस्ट ऑफ द क्रिस्ट और थ्रॉब इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। कि किससे, ये आपकी अपर साइड में भी बना सकते हो और एक ये आपका लोअर साइड में भी बना सकते हो। ये आपका यहाँ पर भी बनेगा और ये यहाँ पर भी बनेगा, दोनों साइड बनेंगे, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम है, यहाँ पर इसका लो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो बट एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस,
ठीक है। नाउ इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट द सेम एज द डेंसिटी और प्रेशर, प्रेशर और डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो ही इसकी एसआई यूनिट है। नाउ पिच एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड, की पिच और लाउडनेस क्या होती है साउंड की, तो बेसिकली द पिच ऑफ साउंड, shrillness and flatness depends on the frequency of vibration, कि जो पिच है साउंड, जो पिच ऑफ द साउंड, दिस इज द shrillness और flatness depends on the frequency of vibration, कि कितनी वाइब्रेट कर रही है उस पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है, कि कितना ज्यादा है, हाई पिच वॉल्यूम है, लो पिच वॉल्यूम है, वो सब डिपेंड करती है shrillness एंड फ्लैटनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कि कितनी वाइब्रेट हो रही है उस पे वो डिपेंड करती है। द फ्रीक्वेंसी इज हाई, द साउंड हैज हाई पिच, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड कैसे होगा, हाई पिच होगी। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो, द साउंड हैज लो पिच, कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेवलेंथ देखो कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी हमने नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखा था कि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैसी होगी, हाई पिच वॉल्यूम, की यहाँ पर कैसी होगी, हाई पिच होगी, हाई साउंड होगा। यहाँ पर देखो वेवलेंथ आपकी 1 और 2, ये रही दो के बीच की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, कि वेवलेंथ कितनी है, ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड कैसी होगी, लो पिच। क्लियर, तो जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है साउंड कैसी होगी, हाई पिच, और जहां पर फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड कैसी होगी, लो पिच। The loudness of sound depend upon the amplitude of the vibration। अब यहाँ पर देखो पिच तो हमने देख लिया, ठीक है, पिच कैसे होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच होगी और फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच होगी। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगी हमारी, अगर जो साउंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है उस पे हमारी लाउडनेस डिपेंड करेगी, कि साउंड की लाउडनेस कितनी है, कितनी लाउड वॉल्यूम है, कितनी लाउड साउंड है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड इज बिगर, द साउंड इज लाउड, अगर एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा है तो साउंड कैसी होगी, लाउड होगी। इफ द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, द साउंड इज सॉफ्ट, कि अगर आपका एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर ये देखें, अगर हम ये वाली एक मिड लाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर और इसके कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर एम्पलीट्यूड क्या था हमारा, या ये वाली डिस्टेंस थी, ठीक है, प्रिज्म की और मेन एक्सिस के बीच की क्या थी, डिस्टेंस थी, ये हमारा एम्पलीट्यूड था, और यहाँ पर ये हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड कैसी होगी, लाउड, तो ये वाली साउंड कैसी होगी, लाउडर। और अगर एम्पलीट्यूड कम है, जैसे ये वाला एम्पलीट्यूड हमारे कम है, तो ये वाली साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट साउंड। क्लियर है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड कैसी होगी, लाउडर साउंड, और एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कैसी होती है, सॉफ्टर, कि मतलब सॉफ्ट साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा
लाउड साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। Now this is the speed of sound. Now the speed of sound is different in different medium. कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट साउंड की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड में, देन लिक्विड, और सबसे कम गैस, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे और डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर ऑफ द साउंड। तो यहाँ पर कि जो द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, कि मीडियम कौन सा मीडियम है, और फिर टेम्परेचर, उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है, इस पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज मोर, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, और कम है तो फिर कम होगा। ओके, नाउ ये अलग अलग सब्सटेंस है, और यहाँ पर अलग अलग, जैसे एल्यूमिनियम है तो स्पीड 6420 होगी मीटर पर सेकेंड, सॉलिड है। लिक्विड की बात करें, वाटर के अंदर लेते हैं तो 1531 मीटर पर सेकेंड। अगर हम गैस में बात करते हैं तो दिस इज द हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगी 1284 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट से अलग अलग आपके सब्सटेंस है, मीडियम्स है, ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम है, और इनमें स्पीड ऑफ साउंड कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। स्पीड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो रिलेशनशिप हम किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ, किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ। तो स्पीड इक्वल्स टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, स्पीड हम कैसे निकालेंगे, वेव लेंथ, जो ये स्पीड है उसको हम किससे निकालने के लिए वेवलेंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द साउंड। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ा था, अब सिमिलर जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, यहाँ पर जस्ट सिमिलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, कि हम कोई बोल रहे हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके किस तरीके से हमारे कान तक आ रहा है, हमारे ईयर तक हम उसको ऑडिबल है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, कि मतलब जैसे लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यहाँ पर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर देखो लॉ, जो यहाँ पर हमने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया था, बट यहाँ पर हम किसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, साउंड वेव के रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साउंड वेव के रिफ्लेक्शन में भी कुछ लॉज लगते हैं। द फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले हम ये देखें कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर देखो, दिस इज द प्लेट, ठीक है, ये क्या है, हमारी एक प्लेट है और ये हमने एक दो ट्यूब्स लगाई है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टेक टू pipes of the same length and arrange them on a table near the wall of metal plate. Keep a clock near the open end one pipe and the try to hear the sound of the clock through the another pipe by the adjusting the position of the pipe. Now measure the angle of incident reflected. देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है। द फर्स्ट टर्म इज कि यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया कि ये एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये टू ट्यूब्स लगाई है, पाइप लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक इसके ओपन एरिया पे हमने यहाँ पर ये क्या रखी है,
क्लॉक रखी है, ठीक है, और सेकंड पे हमने हमारे कान को सुनने के लिए लगाया है, अब उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ से क्लॉक को हम ऑन करते हैं तो वहां से क्या होती है, एक साउंड जनरेट होती है, ठीक है, साउंड जनरेट हो रही है, वो साउंड जनरेट होके कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वहां कहाँ तक आ रही है, हमारे ईयर तक आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज द इंसिडेंट रे। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, the incident ray and the reflected ray and the normal at the point incident all line in the same plane. तो what is the incident ray, जो साउंड वेव आ रही है, ये जो प्लेट है, जो वॉल है, इस पे जो साउंड वेव आ रही है उसे आप क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और यहाँ से जो रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, उसे आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच के जो ये पॉइंट है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्लियर है, इंसिडेंट रे जो आ रही है ठीक है, यहाँ पर वॉल तक जो हिट हो रही है, ठीक है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच की रे है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। क्लियर है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये तीनों एक सेम प्लेन पर होनी चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल आई। इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल आर। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल आर, कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर the angle of incident is equal to the angle of reflection, कि angle of incident is always equal to the angle of reflection, कि ये जो एंगल आई है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। क्लियर है, तो यहाँ पर दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि क्या है, एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को मेजर कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को हम मेजर कर सकते हैं। देन लिफ्ट द सेकंड पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड, इट विल बी द सेम दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal all line at the same plane. Clear है, this is the reflection of sound. इसमें कोई problem, कोई doubt? Okay, now the next is now echo. तो इसके अंदर first, if we shout or clap near a reflecting surface like tall building or a mountain, we hear the same sound again, कि जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग में या माउंटेन के वहां पे कुछ जोर से बोलते हैं तो हमें वो ही वापस क्या सुनाई देता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एको, कि साउंड क्या हो रही है, एको हो रही है। This sound which we hear is called echo. It is caused due to the reflection of the sound. अभी हमने देखा साउंड का रिफ्लेक्शन, तो वो क्या हो रही है, वहां से हिट होकर वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, साउंड क्या हो रही है, एको हो रही है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि साउंड क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। To hear an echo clearly, the time interval between the original sound and the echo must be at least 0.1 second, का दोनों के बीच में
डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमें वो इजीली सुनाई देगी. Since the speed of sound in air 344 meter per second, the distance traveled by the sound in 0.1 second equals to 344 मीटर पर सेकेंड. आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.4 मीटर. Now, so the here and echo clearly the minimum distance of the reflecting surface should be half this distance, that is 17.2 मीटर. कि यहाँ पर क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमें प्रॉपरली इको नहीं हो पाएगी, साउंड हमें प्रॉपरली हियर नहीं हो पाएगी. और अगर डिस्टेंस इसकी हाफ रहेगी जस्ट, तो हमें वो प्रॉपरली इको साउंड क्या है इजीली हमें सुनाई दे सकती है. Now, the next is reverberation. Echo may be heard more than once due to repeated or multiple reflection of sound from several reflecting surface. This causes persistence of sound called reverberation. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रिवाइब्रेशन. ठीक है, व्हाट इज द रिवाइब्रेशन, कि इसके अंदर क्या है कि जो इको है जो हमें सुनाई दे रही है वो क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है, बहुत बार रिपीट होती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवाइब्रेशन. In big halls and auditorium, to reduce reverberation, the roofs and walls are covered by sound absorbing material like compressed fiber board, rough plaster of इसके अंदर आप यूं समझ सकते हैं कि जो सिनेमा हॉल है, अगर वहां पर अगर साउंड बार बार इको होती रहेगी तो वो साउंड क्या हो जाएगी, प्रॉपरली ऑडिबल नहीं होगी. तो वो साउंड को ऑडिबल होने के लिए वहां पर रूफ के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है कि ताकि वहां पर वो प्रॉपरली ऑडिबल हो सके. रूफ टॉप इस तरह बनाई जाती है कि वो बार बार इको ना हो, वो एक बार हो गई है ताकि वो बार बार इको ना हो और उससे वो उसमें रीवाइब्रेशन जनरेट ना हो, ताकि जो ऑडियंस है उनको वो इजीली ऑडिबल हो सके. नाउ यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का उसका क्या यूज है. मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट्स, शहनाइज etc are designed to send sound by multiple reflection in a particular direction without separating in all direction, spreading in all direction. Doctors listen to sound from the human body through the stethoscope. The sound of the heartbeat reaches the doctor's ear by the multiple reflection. Generally, the ceiling of the cinema halls and auditoriums are covered so that sound after multiple reflection reaches all parts of the hall. Sometimes the cover of sound board is placed behind the stage so that sound after multiple reflection spreads evenly across the hall. ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहां से ये एक लाइन, ये एक आई, ये आपकी हो गई, जैसे यहाँ पर ये आ रही है, यहाँ पर ये जैसे ये आई तो ये यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, ये साउंड वेव आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये साउंड वेव आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ठीक है. Now, range of hearing. Human being can hear sound frequency between 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है, sound whose frequency is less than 20 hertz is called infrasonic sound. उसे हम क्या कहेंगे, infrasonic sound. Animals like dog, elephants, rhinoceros, whales etc produce and hear infrasonic sound. Sound whose frequency is more than 20,000 hertz is called ultrasonic sound. उसे हम क्या कहेंगे,
Ultrasonic sound. Animals like dolphin, bats, rats, all are the examples कि जो क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं. ठीक है. Produce and hear ultrasonic sound. Bats uses reflection of ultrasonic sound waves to detect its object and its prey. अगर कोई prey है तो उसको bats किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकती है, अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू वो क्या कर सकती है, इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकती है. ठीक है. तो आज हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पूरा कर लिया कि साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या होती है. ठीक है. ये हमने अच्छे से देख लिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. इसके बाद हमने व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, क्या टाइम पीरियड है, क्या साउंड वेव हम के अंदर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड किस तरह से मेजर करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव भी आइडेंटिफाई कर लिया. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, क्या होता है एम्पलीट्यूड और किस तरह से वो मेजर किया जाता है. ठीक है. उसके बाद हमने पिच ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, तो ये हमने इसमें देखा था पिच ऑफ साउंड क्या है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था लाउडनेस ऑफ साउंड. ठीक है. एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है. उसके बाद हमने देखा था स्पीड ऑफ साउंड कि अलग अलग सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैस में, सब में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है. उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कि साउंड किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. व्हाट इज द लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कौन कौन से लॉज हैं. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर एको एंड री वाइब्रेशन कि क्या है री वाइब्रेशन और उसको किस तरीके से ऑडिटोरियम में हम किस तरह से उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. उसके बाद हमने देखा था रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज क्या है. ओके. तो ये आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे. ओके. नाउ थैंक यू.